everyone, my name is Sakshi and we are doing macroeconomics. आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये सुनने में जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दरअसल ये उतना ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमें पता है कि एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमें अपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। अब सिंप्लिसिटी के लिए लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी में दो ही तरह के गुड्स हैं, टी शर्ट्स और मशीन्स। अब इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है, टी शर्ट्स हमें पहनने के लिए चाहिए होती हैं और मशीन्स कंस्ट्रक्शन के लिए। और वैसे भी अगर मशीन्स नहीं होंगी तो हमारे पास जेसीबी की खुदाई जैसे मीम्स कहाँ से आएंगे। एनीवेज, अब ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो मशीन और टी शर्ट दोनों में यूज होते हो, है ना? हमारे बेसिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। किसी भी तरह का काम हो, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए तो लैंड चाहिए, उसमें काम करने के लिए लेबर चाहिए, उसको फंड करने के लिए कैपिटल चाहिए, और यही सारा कार्यक्रम शुरू करने के लिए हमें एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। तो ये बेसिक रिसोर्सेज तो यूज हो गए। अब इनकी बात छोड़ते हैं और हम देखते हैं कि इन्हें यूज करना कहाँ पे है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारे के सारे रिसोर्सेज टी शर्ट बनाने में लगा दें, तो हमारे पास 5 सेट हो गए टी शर्ट के। या फिर हम सारे रिसोर्सेज से मशीन्स बना लें और 3 मशीन हो जाएंगी। या फिर हम कोई कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि हम 2 मशीन्स बनाएं और 1 टी शर्ट का सेट, या फिर 1 मशीन बनाएं और 2 टी शर्ट के सेट्स, इस तरह से। तो ये क्या है? ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है हमारे पास कि हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इन्हीं पॉसिबिलिटीज को हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कहते हैं, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी। तो अब ये अलग अलग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को अगर हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो बस वो ग्राफ कहलाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इतना आसान है, इसकी डेफिनेशन ही देख लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर refers to graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology। जो इस वक्त हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चल रहा है उसको यूज करते हुए हम लोग अपने रिसोर्सेज से 2 गुड्स बना सकते हैं। तो उन गुड्स के क्या क्या कॉम्बिनेशन हम बना पाएंगे, उनको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें तो उस ग्राफ को कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के और भी नाम होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसे आया? क्योंकि हर तरह के ग्राफ को इकोनॉमिक्स में कर्व भी कहते हैं। दूसरी चीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ये बाउंड्री या फिर ये फ्रंटियर जैसे वर्ड्स हमें क्या बताते हैं? ये वर्ड्स हमें बताते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक इस तरह का बाउंड्री हमें देने वाला है जिसके पार हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो हमारी प्रोडक्शन की बाउंड्री है, वहीं तक प्रोडक्शन पॉसिबल है। जैसे इसकी शेप देखते हैं, देखो ऐसा दिखता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दें तो हम देख सकते हैं कि इसका एक थोड़ा सा बल्ज हो रहा है, ये उठा हुआ है, और इसीलिए इसको कॉनकेव शेप्ड कर्व कहा जाता है कि इसकी शेप कॉनकेव है, एज इन ये ओरिजिन से दूर की तरफ है। अगर ओरिजिन की तरफ झुका हुआ होता तो इसे कॉन्वेक्स शेप्ड कर्व कहते हैं। दूसरी चीज हम नोटिस करते हैं कि हमें पता है एक्स और वाई एक्सिस होते हैं। जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस पे बढ़ते जाते हैं उस तरह से वाई एक्सिस पे वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। तो यही दोनों चीजें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की प्रॉपर्टी हो गई। क्या क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव शेप्ड एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। बस अब देखते हैं ये शेप आती कहाँ से है, ये मिलता कैसे हमें। देखो, अब हम कोई नए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो इस बार हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, फोन्स और आइसक्रीम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन तो आजकल ऑक्सीजन ही बना हुआ है और आइसक्रीम तो चाहिए। तो ठीक है, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम सारे रिसोर्सेज सिर्फ फोन पे लगाते हैं तो हम 21 फोन्स बना पाएंगे और एक भी आइसक्रीम का बॉक्स नहीं बनेगा। या फिर हम सारे रिसोर्सेज आइसक्रीम्स पे लगाते हैं तो हम 6 आइसक्रीम के बॉक्सेस बना पाएंगे और एक भी फोन नहीं बनेगा, हम उसे भी प्लॉट कर देते हैं। या फिर हम लोग एक आइसक्रीम बनाते हैं और 20 फोन्स बच जाएंगे हमारे, उसको भी प्लॉट कर देते हैं। इस तरह हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज को प्लॉट कर देंगे ABCDEFG के नाम पे। अब यहाँ पे हमें क्या पता चलता है? ये सब वो पॉइंट्स हैं जहां तक हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर हम सारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को एकदम अच्छे से यूज करें तो अगर हम कोई और पॉइंट देखें, जैसे कि पॉइंट H जो कि 5 फोन्स और 3 आइसक्रीम के बॉक्सेस पे है, तो वो हमें क्या बता रहे हैं? अगर हमारी इकोनॉमी यहाँ पे काम कर रही है तो हमारे रिसोर्सेज अच्छे से यूज नहीं हो रहे, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं थोड़े। मतलब यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इससे बेटर हम काम कर सकते हैं।
या फिर अगर कोई पॉइंट है मान लो जे, जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाहर की तरफ है, तो वो हमें क्या बता रहा है? वो तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया ना जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास उतने ज्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं और ना ही वैसी टेक्नोलॉजी आई है कि हम अपने पहले वाले रिसोर्सेज से ही उतने ज्यादा गुड्स बना सकें। तो जे क्या हुआ? इट इज एन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां तक हम पहुंच नहीं सकते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब एक और चीज हम नोटिस करते हैं कि जैसे जैसे आइसक्रीम बढ़ती जा रही है, आइसक्रीम के यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे फोन के यूनिट्स कम होते जा रहे हैं। बी में हमने देखा एक आइसक्रीम का यूनिट बढ़ा तो एक फोन का कम हो गया। इसी तरह अगर हम डी में देखें तो आइसक्रीम का यूनिट 2 से 3 में आया, मतलब एक बढ़ा, और फोन के 18 से 15 पे आ गए, मतलब 3 कम हो गए। अब हम जानते हैं कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और उस खोई हुई चीज को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब ऊपर केस डी में हम लोगों ने 3 मोबाइल फोन सैक्रिफाइस किए 1 यूनिट ऑफ आइसक्रीम के लिए। तो फॉर गेनिंग 1 यूनिट इफ यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग, इट इज नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक यूनिट गेन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। अब पीपीएफ पे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे दिखाई देती है? देखो, जैसे इस वाले डायग्राम में अगर हम पॉइंट ई से पॉइंट एफ पे जा रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हम 11 से 6 की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग 5 फोन सैक्रिफाइस कर रहे हैं ताकि हम अगेन पॉइंट ई से एफ पे जा सके, मतलब 4 आइसक्रीम से 5 आइसक्रीम पे जा सके, मतलब 1 यूनिट आइसक्रीम का पा पाए। तो मतलब प्रोड्यूसिंग मोर आइसक्रीम्स इन आवर केस मीन्स हैविंग फ्यूअर फोन्स। हमारे पास फोन कम प्रोड्यूस होंगे अगर हमें आइसक्रीम ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक तरह से अपने रिसोर्सेज को फोन से हटा के आइसक्रीम पे लगा रहे हैं। हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उन 5 फोन्स को हम लोगों ने एक आइसक्रीम का बॉक्स बना दिया है इस तरह से। तो यहाँ पे एस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसी को मेजर करते हैं हम इससे, और इसीलिए इसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी होता है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या फिर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अभी देखो, ये जो हमने रेशियो देखा कि कभी हम लोग 1 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 गेन करने के लिए, या फिर 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 यूनिट गेन करने के लिए, या फिर अभी 5 यूनिट सैक्रिफाइस किए 1 यूनिट गेन करने के लिए। तो ये जो रेशियो है कि कितने यूनिट सैक्रिफाइस हो रहे हैं कितने यूनिट्स गेन करने के लिए, उस रेशियो को हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लो। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। ये तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी हो गया, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन चेंज इन यूनिट्स गेन्ड। अब एक और इसकी क्वालिटी होती है कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। वो देखते हैं कैसे होता है। हम अपनी टेबल पे वापस आ जाते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल जो हमने देखा था पहले, उसमें अगर हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो हम देख रहे हैं कि आइसक्रीम का 1 यूनिट बढ़ रहा है, तो उसके लिए हम लोग फोन्स में भी 1 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं बी केस में, इसलिए वहां पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 हो गई। सी में हम लोग 2 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए 2 हो गई क्योंकि आइसक्रीम का 1 ही बढ़ा। थर्ड में भी आइसक्रीम का 1 बढ़ रहा है लेकिन 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो 3 हो गई। इस तरह से 4, 5, 6। अब हम MRT पे आते हैं अगर, तो वो क्या है? अगर 1 यूनिट सैक्रिफाइस हो रहा है और 1 ही यूनिट गेन हो रहा है तो 1:1 होगा रेशियो। इसी तरह C में 2 यूनिट सैक्रिफाइस फॉर 1 यूनिट गेन, तो 2:1। इसी तरह 3 यूनिट सैक्रिफाइस इज टू 1 यूनिट गेन फॉर D, तो 3:1। ऐसे 4:1, 5:1, 6:1। तो हम देखते हैं कि MRT लगातार इंक्रीज हो रहा है। दैट इज द रीजन हमारा कॉन्केव शेप्ड PPF बनता है, क्योंकि हमारा हर बार सैक्रिफाइस बढ़ रहा है। उसकी जगह अगर PPF एक स्ट्रेट लाइन होता तो उसका मतलब क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन का मतलब होगा कि हमारा MRT सेम है, मतलब कि अगर हम लोग 3 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हमें 3 यूनिट्स गेन होंगे। हर 1 यूनिट गेन के लिए हमें 1 ही यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर ये हुआ तो इसका मतलब कि हर एक रिसोर्स हर एक तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली एफिशिएंट है। ये कैसे होगा? अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि लेबर को हर एक तरह की चीज बनानी आती हो एक ही बारी में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, अगर हम देखें PPF अगर एक कॉन्वेक्स कर्व होता तो क्या होता?
अगर एक कॉन्वेक्स कर्व बनाना है तो हमें ये अज्यूम करना पड़ेगा कि लेस एंड लेस ऑफ अ कमोडिटी आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। ये तब पॉसिबल है जब हमारा आइसक्रीम प्रोड्यूस करने वाला बंदा सारे वही रिसोर्सेज सबसे पहले चुने जो कि सबसे लीस्ट एफिशिएंट है आइसक्रीम बनाने के लिए। अब कोई भी रैशनल इंसान ये थोड़ी करेगा। तो इसीलिए रियल लाइफ में पीपीएफ एक स्ट्रेट लाइन भी नहीं होता और एक कॉन्वेक्स कर्व भी नहीं होता। अब ये पीपीएफ कर्व कॉन्केव शेप्ड क्यों होता है या फिर एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग क्यों होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लेते हैं कि किसी एक विलेज में या एक पूरी इकोनॉमी में सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी, फोन फैक्ट्री। अब जितने भी काम करने वाले लोग थे सब लोग फोन फैक्ट्री में ही काम करते थे क्योंकि कोई और काम अवेलेबल ही नहीं था। अब मान लेते हैं कि कोई एक नई फैक्ट्री खुलती है, आइसक्रीम फैक्ट्री। अब फोन फैक्ट्री में काम करने वाले वो लोग जिन्हें आइसक्रीम्स बनानी भी आती थी वो आइसक्रीम फैक्ट्री में काम करने चले जाएंगे। अब क्योंकि इन्हें ये काम करना आता है तो ये लोग काम बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे, ये एकदम टाइम पे क्वालिटी की चीजें डिलीवर कर पाएंगे। ये हमारी स्टेज 1 हो गई। इस स्टेज में आइसक्रीम फैक्ट्री का काम कम लेबर में भी चल गया। अब मान लेते हैं कि आइसक्रीम फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, वहां पे रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होंगे, लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब इकोनॉमी में पूरे प्रोफेशनल लोग तो बचे नहीं है, और तो वो लोग जिन्हें थोड़ा बहुत भी कुकिंग या सर्विंग का आइडिया है वो लोग अपना काम फोन फैक्ट्री से छोड़ के आइसक्रीम फैक्ट्री में चले जाते हैं क्योंकि नीड वहां पे ज्यादा है। अब ये लोग पहले वालों जितने एफिशिएंट तो होंगे नहीं, तो इनकी मान लो हर 4 में से एक आइसक्रीम खराब बनती है। तो इसीलिए आइसक्रीम फैक्ट्री को अपने प्रोडक्ट की डिमांड्स टाइम पे मीट करने के लिए काउंटर पे एक बारी में 2 लोग रखने पड़ते हैं। मतलब उन्हें रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने पड़ते हैं फॉर एवरी सिंगल यूनिट ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, ये स्टेज भी हो गई। अब मान लो थर्ड स्टेज में और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है आइसक्रीम फैक्ट्री की, तो उन्हें और भी ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अब इकोनॉमी में वही लोग बचे हैं जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है आइसक्रीम्स बनाने का, लेकिन वो लोग भी अब फोन फैक्ट्री से निकल के आइसक्रीम फैक्ट्री में जॉब करने आ जाते हैं। तो डिमांड ज्यादा है ना लेबर की, अब इन्हें एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इनकी एफिशिएंसी कम रहती है। जैसे हर 4 प्रोडक्ट्स में से इनका सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है जो कि सही बनता है। तो इन सच अ केस आइसक्रीम फैक्ट्री को ज्यादा लोग काउंटर पे रखने पड़ते हैं फॉर डिलीवरिंग ईच आइटम। मतलब एक टाइम पे ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। अब यही लोग अगर फोन फैक्ट्री में होते तो ये फोन्स बना सकते थे, और 4 लोग होते तो ज्यादा फोन्स बना पाते। लेकिन क्योंकि आइसक्रीम फैक्ट्री में आ गए हैं तो जितने भी फोन्स ये वहां पे बना सकते थे वो यहाँ पे एक आइसक्रीम बॉक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे कम से कम एफिशिएंट रिसोर्सेज आते जा रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। इसीलिए एमआरटी भी बढ़ रहा है, और जब एमआरटी बढ़ रहा होता है तो पीपीएफ कॉन्केव शेप का होता है। आई होप इस एग्जांपल से सबको समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं हमने क्या क्या अजम्पशंस लिए ताकि ये पीपीएफ का कॉन्सेप्ट बन पाए। पहला हमारा अजम्पशन था कि रिसोर्सेज इकोनॉमी में फिक्स्ड हैं, वो तो हमें पता ही है। दूसरा हम देख रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 2 कमोडिटीज को ले रहे हैं इकोनॉमी में, देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज इन एन इकोनॉमी। ठीक है। तीसरा हमने लिया कि द रिसोर्सेज कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, या फिर फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर, तभी तो हम लोग ये सब कर पा रहे हैं ना। चौथा हम लोगों ने लिया कि रिसोर्सेज आर 100% यूज्ड, मतलब दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, सारे रिसोर्सेज को एकदम अच्छे से यूज कर रहे हैं तो जाके ये बन रहा है। ठीक है। फिफ्थ हम ले रहे हैं रिसोर्सेज हैव इनइक्वल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स फ्रॉम वन कमोडिटी टू अनदर, कि सारे रिसोर्सेज सारी कमोडिटीज बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, किसी को कुछ ज्यादा बनाना आता है, किसी को कुछ ज्यादा बनाना आता है। और लास्ट हमारा अजम्पशन है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी इज कांस्टेंट और फिक्स्ड। इसमें हमारा अभी तक का सब आ गया। तो चलिए क्विज सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली रिप्रेजेंट्स अ मूवमेंट टुवर्ड ग्रेटर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी? ए, मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, B, a movement from point C to D, C, a movement from point F to C, and D, a movement from point E to B. अच्छे से स्टडी करो और कमेंट्स में जाके प्लीज आंसर लिख देना, हम लोग बाद में चेक करेंगे। हो गया? चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब अभी तक हम इस असम्पशन पे चल रहे थे कि हमारे रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं या फिर हमारी टेक्नोलॉजी का लेवल कांस्टेंट है।
अगर ये नहीं होता तो क्या होता? मान लो कि नए रिसोर्सेज आ जाते हैं, या फिर मान लो कि कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे कि हम सारे कमोडिटीज ज्यादा बना सकते हैं। तो पहले अगर हम 21 यूनिट्स बना रहे थे फोन्स के और 0 आइसक्रीम बना रहे थे, तो इस वक्त हम लोग 0 आइसक्रीम पे ही 25 फोन्स बना पाएंगे। या इसी तरह से हम लोग पहले अगर 0 फोन्स पे 6 आइसक्रीम्स बना पा रहे थे, तो अब हम 7 बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम्स बना पाएंगे। और ऐसे ही बाकी की सारी वैल्यूज भी चेंज होंगी, और हमारा जो पीपीएफ का कर्व है वो एक राइटवर्ड शिफ्ट एक्सपीरियंस करता है। जब भी हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है जिससे कि हमारे दोनों तरफ के कमोडिटीज को फर्क पड़े, तो हमारा पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट एक्सपीरियंस करता है। इसी तरह से अब मान लो कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है और रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, या फिर हमारी जो पहले की टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे वो किसी वजह से खराब हो जाती है और हम और एक लेवल नीचे आ जाते हैं, तो क्या होगा? अगर हमारे फोन और आइसक्रीम दोनों को अफेक्ट हो रहा है, तो हमारा जो पीपीएफ है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट एक्सपीरियंस करेगा। मतलब पहले अगर हम 21 फोन्स बना पाते थे, तो अब हम सिर्फ 16 फोन्स बना पाएंगे और एक भी आइसक्रीम नहीं बनेगी। या फिर एक भी फोन नहीं बनाए तो भी हम सिर्फ 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम बना पाएंगे। तो इस तरह से हमारा पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा। पीपीएफ कब शिफ्ट होता है? सिर्फ तब जब रिसोर्सेज और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, या तो वो बढ़ रहे हो या वो घट रहे हो, और उनका इफेक्ट दोनों आइटम्स पे पड़ रहा हो, फोन और आइसक्रीम दोनों पे। अच्छा जी, तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? अगर रिसोर्सेज बढ़ रहे होते और टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रहा होता, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ फोन्स के प्रोडक्शन पे आता, तो क्या होता? तो भाई आइसक्रीम तो वैसे की वैसे ही रहती। पहले भी हम 6 यूनिट ऑफ आइसक्रीम प्रोड्यूस कर पा रहे थे बिना फोन के, अब भी उतने ही प्रोड्यूस कर पाते, लेकिन फोन्स बढ़ जाएंगे, फोन 21 से 25 हो जाएंगे, और इसी तरह हमारा पूरा का पूरा ग्राफ अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ की सिर्फ एक साइड बदलती है, इसको हम रोटेशन इन पीपीएफ बोलते हैं। या फिर इसी तरह से अगर रिसोर्सेज सिर्फ फोन वाले कम हो जाते, या फिर सिर्फ ऐसी टेक्नोलॉजी खराब होती जो कि फोन्स बनाने में हेल्प करती थी, तो क्या होगा? तो सिर्फ फोन का पीपीएफ नीचे आ जाएगा और आइसक्रीम का वहीं की वहीं रहेगा। इनको बोलते हैं रोटेशन इन पीपीएफ। अब यही हादसा आइसक्रीम के साथ भी हो सकता है, उसके भी रिसोर्सेज बढ़ भी सकते हैं, टेक्नोलॉजी बेटर भी हो सकती है जिससे कि वो राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगा, या फिर उसके भी रिसोर्सेज घट सकते हैं, टेक्नोलॉजी घट सकती है जो कि सिर्फ आइसक्रीम को अफेक्ट करे, तो फोन वहीं पे रहेगा और आइसक्रीम कम हो जाएगी। वो भी एक रोटेशन इन पीपीएफ ही हुआ, लेकिन ये आइसक्रीम को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? शिफ्ट इन पीपीएफ और रोटेशन इन पीपीएफ। नेक्स्ट हम आते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड पीपीएफ पे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी याद है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब यही जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, कहते हैं पीपीएफ इनको समझने में हेल्प करता है। वो कैसे होता है आइए समझते हैं। पहले हमारी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। तो पीपीएफ क्या है? पीपीएफ हमें दिखाता है कि अगर हम अपने सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें तो हम लोग क्या क्या चीजें बना सकते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में, है ना? हम लोग या तो सारे फोन्स बना सकते हैं तो हम 21 फोन बना पाएंगे, सारी आइसक्रीम बना सकते हैं तो 6 आइसक्रीम बना पाएंगे, या फिर हम लोग 20 फोन्स और 1 आइसक्रीम बना ले, 15 फोन्स और 3 आइसक्रीम बना ले, ऐसे। तो हमें पता है कि हम लोग कितना बना सकते हैं। ये हमें डिफरेंट वेज ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दिखाता है कि रिसोर्सेज को कैसे किया तो कैसे हमारे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, किस तरह का हमें आउटपुट मिलेगा। अब कितना बनाना है वो हम कंज्यूमर डिमांड से पता लगा लेंगे, तो वी कैन फाइंड आउट कि हमें कहाँ पे ऑपरेट करना है, इनमें से कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करना है वो हमें कंज्यूमर डिमांड बता देगी। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है वो हमें पीपीएफ बता देता है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के बारे में होती थी। मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें, तो भाई सीधी सी बात है, जिस भी टेक्निक को यूज करके हमारा प्रोडक्शन पीपीएफ वाले पॉइंट्स के ऊपर आता है या पीपीएफ के कर्व के ऊपर आता है, वो हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज हो रहा है, तो वो हमारी एफिशिएंट टेक्निक हुई। या फिर अगर मान लो कोई और पॉइंट है एच, हम लोग वहां पे अगर अभी वर्क करें तो हमारी जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो सही से नहीं हो रही है, राइट? उसमें हमारे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, तो वो हमारी इनएफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज हो गई। तो हमें पता है ऑब्वियसली हमें इन दोनों में से एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज वाली टेक्निक यूज करनी है। तो जो भी टेक्निक हमें वहां तक पहुंचने में हेल्प करे वो हमारी टेक्निक है, वो हमें हाउ टू प्रोड्यूस का आंसर दे देगी। अब थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो
हमारी प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब पूरे नेशन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरह से बांटा जाना चाहिए या वो किन लोगों के लिए होना चाहिए, ये थी हमारी प्रॉब्लम। तो उसके लिए अगर हम पीपीएफ बनाए लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स का, तो उसमें क्या होगा, अगर जैसे हम पॉइंट ए ले लें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लग्जरी गुड्स ज्यादा बन रहे हैं और नेसेसिटी गुड्स काफी कम बन रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में इस वक्त हम रिच लोगों की नीड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और जो लोगों के पास कम पैसे हैं उनकी नीड्स पे थोड़ा कम ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि नेसेसिटी गुड्स बन ही नहीं पा रहे हैं। या फिर दूसरा हम पॉइंट बी देख लें, वो हमें दिखा दे कि नेसेसिटी गुड्स ज्यादा हैं और लग्जरी गुड्स कम है। तो मतलब क्या कि इस वक्त हम पुअर लोगों की नीड्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो रिक्वायर्ड चीजें वो ज्यादा बना रहे हैं और फिर हम लोग लग्जरी गुड्स की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो ऑब्वियसली इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इससे मिल गया हमें और whom टू प्रोड्यूस का आंसर। ये हो गए हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड पीपीएफ, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। चलिए अभी क्विज टाइम है। Which of the following illustrates a decrease in unemployment using the PPF? A movement down along the PPF. B, a rightward shift in PPF. C, a movement from a point on the PPF to a point inside the PPF. D, a movement from a point inside the PPF to a point on PPF. फट से जाके कमेंट्स में आंसर लिख कर आइए, फिर हम डिस्कस करेंगे। हो गया? चलिए देखते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। पहली चीज हमने सीखी थी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो क्या होता है, हम अपनी सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं कि हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको एक ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, उससे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व कॉनकेव शेप्ड होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने सीखा कि क्या क्या असम्पशंस हमने लिए थे। हमने पहला लिया था रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं, दूसरा कि दो ही कमोडिटीज हैं यहाँ पे और हमारे रिसोर्सेज एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी पे जा सकते हैं। तीसरा था कि सारे रिसोर्सेज को एकदम फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है। चौथा था कि रिसोर्सेज हर तरह की कमोडिटी बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है, विच इज द रीजन कि हमारा एमआरटी हमेशा इंक्रीजिंग होता है। और लास्ट हमारा था कि टेक्नोलॉजिकल लेवल कांस्टेंट है। फिर हम आए थे शिफ्ट इन पीपीएफ या रोटेशन इन पीपीएफ पे, जिसमें हम बता रहे थे कि रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी अगर बढ़ जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है, तो हमारा पीपीएफ राइटवर्ड शिफ्ट एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ एक तरह की कमोडिटी को अफेक्ट कर रहा हो तो वो रोटेशन एक्सपीरियंस करता है। नेक्स्ट हम लोग आए थे सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड पीपीएफ पे, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस को हमने देखा था। और हमने सीखा कि पीपीएफ उन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे आंसर करता है। तो नाउ इट इज द टाइम फॉर आंसर्स। पहला हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली रिप्रेजेंट अ मूवमेंट टुवर्ड ग्रेटर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। उसका आंसर है ऑप्शन सी, अ मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट एफ टू पॉइंट सी। इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि पॉइंट एफ पीपीएफ के अंदर की साइड पे आ रहा है, तो मतलब वहां पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अगर हम पॉइंट एफ से पॉइंट सी की तरफ जा पाते हैं, मतलब कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ जा पाते हैं, तो वो क्लियरली ग्रेटर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की तरफ हमारा कदम होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट यूजिंग द पीपीएफ। उसका आंसर है ऑप्शन डी, अ मूवमेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द पीपीएफ टू अ पॉइंट ऑन पीपीएफ। अब देखो ये ट्रिक क्वेश्चन है, यहाँ पे वो पूछ रहे डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है ना। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है मतलब हमारे रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हो रहे हैं, और अगर रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइज हो रहे होंगे तो हम लोग पीपीएफ की तरफ बढ़ेंगे, पीपीएफ के अंदर से, राइट। पहले अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे तो हम पॉइंट इनसाइड पीपीएफ पे प्रोडक्शन कर रहे थे, और अभी हम टुवर्ड्स पीपीएफ बढ़ेंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिनके सही आंसर्स आए। एंड आज के लिए बस इतना ही। आप दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए और वापस आते रहिएगा। हैप्पी स्टडीइंग एंड बाय बाय।